नमस्कार, क्यूवाइव नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्रा और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप साहब की मुलाकात की। दोस्तों, प्रधानमंत्री फ्रांस और यूएस की यात्रा पे थे। फ्रांस में उन्होंने मैक्रोन साहब के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट को जॉइंटली होस्ट किया और उसके बाद जो बहुत चर्चित, बहुत प्रतीक्षित उनकी मुलाकात थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिसका सबको इंतजार था, वो भी संपन्न हो गया। इस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री वापस भारत के लिए रवाना हो गए हैं। पर सवाल ये है कि इस यात्रा में और खासकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में ऐसी क्या उपलब्धियां थी और ऐसा क्या था जिसका पूरे देश को इंतजार था, और जो इंतजार था क्या वो हुआ? दरअसल इस तरीके की जो भी मीटिंग्स होती हैं उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला एस्पेक्ट तो वो होता है कि जो सामने से दिखता है, दूसरा एस्पेक्ट वो होता है जो होता है, और तीसरा जो नहीं होते हुए भी हावी रहता है। तो प्रधानमंत्री की मुलाकात को अगर देखा जाए तो जिस तरीके का वार्म वेलकम उनको मिला, जिस तरीके का स्वागत उन्हें मिला, डोनाल्ड ट्रंप साहब कुर्सी खींच करके उन्हें बैठा रहे हैं, ब्लेयर हाउस में वो ठहरे और वहां के डी फैक्टो मस्त साहब अपने परिवार के साथ उनसे मिलने आए, और जिस तरीके का एक उत्साह इंडियन डायस्पोरा में था वहां पे, ये सब देखते हुए बहुत ही सफल यात्रा दिख रही है। 36 घंटे का ये एक्शन पैक्ड यात्रा, बहुत कुछ ऐसा लगता है कि हासिल हुआ। और सबसे ज्यादा जो वहां डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ उनकी जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो अब तक की जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उनके पिछले कार्यकाल को लेकर के अभी तक सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और बहुत लंबा, बहुत सारे सवाल आए जिसका प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। तो इन सबको देखते हुए भारत के महत्व को, अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते को, ट्रंप के साथ मोदी के रिश्ते को समझा जा सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कम से कम वो साफ दिख रहा है। पर सवाल यह है कि भारत को इतना महत्व क्यों? राष्ट्रपति पद पे आने के बाद ट्रंप साहब पहली मुलाकात 4 फरवरी को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब के साथ की। फिर वो 7 तारीख को जापान के प्रधानमंत्री से मिले। वो 11 तारीख को जॉर्डन के राजा के साथ मिले, और फिर प्रधानमंत्री के साथ, मोदी जी के साथ। मतलब कि जो विदेशी उनकी मुलाकात हुई विदेश के हाईएस्ट डिग्निटरीज से, उसमें चौथे नंबर पे मोदी जी थे। और मोदी जी के मुलाकात के पहले जो बहुत चर्चित बात थी कि उन्होंने 1.5 घंटे तक पुतिन साहब से बात की, और पुतिन साहब की बातचीत छाई रही। दरअसल पुतिन साहब के साथ जो उनकी बातचीत हुई और उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट किया और जिस तरीके से मीडिया में खबरें आने लगी, उसने साफ साफ एक न्यू ग्लोबल ऑर्डर का नैरेटिव सेट कर दिया। तो प्रधानमंत्री की मुलाकात इस न्यू ग्लोबल ऑर्डर के साये में हुआ कि यह स्पष्ट था कि चीजें कहां जा रही, क्योंकि रशिया के साथ यूएस का प्रेसिडेंट इतना कोर्डियली बात कर रहा हो, और वो भी ऐसे बिंदु पे जहां पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री और रशिया की लड़ाई हो, और जिसमें कि वो कंट्री पिस रहा हो, और एक तरीके से उस देश के हितों की का नहीं ख्याल करते हुए, नजरअंदाज करते हुए, वो पुतिन साहब के साथ बात करते हुए, पुतिन साहब के शर्तों को, बातों को समर्थन करते हुए वो ट्वीट करते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि रशिया उनका
दुश्मन नंबर 1 नहीं है, रसा उनका दोस्त है। वैसे भी ट्रम्प साहब और पुतिन के रिश्ते जग जाहिर रहे हैं, पर आप ऑफिशियल सीट पे होते हैं तो जो आपके पर्सनलाइज रिश्ते होते हैं वही सब आधार नहीं होते हैं, क्योंकि आपको कम से कम अपने देश को भी एड्रेस करना होता है। तो उन्होंने एड्रेस कर दिया कि हमारे लिए रसा कोई चिंता नहीं है, और इसका मतलब हमारे लिए चिंता केवल एक है, और वो है चाइना। हमारे लिए यूरोपियन यूनियन, नाटो कोई महत्व नहीं रखता है। और इसीलिए अगर आप देखिए तो इस नैरेटिव सेट होने के पहले जो पहली मुलाकात उनकी नेतन्याहू साहब के साथ हुई, उन्होंने बहुत साफ साफ कह दिया कि गाजा हमें दे दो, गाजा पे हम मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाएंगे। और बहुत कंट्रोवर्सीज रही उसको लेकर के सब जगह विरोध हुआ, ऐसे स्टेटमेंट्स आए, कोई इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने इसमें जो स्टेक पार्टनर्स के रूप में इजिप्ट और जॉर्डन का नाम लिया। इजिप्ट और जॉर्डन ही इसके खिलाफ थे, और इसी प्रसंग में उन्होंने जॉर्डन के राजा को भी बुलाया, और जॉर्डन के राजा साहब से उनकी मुलाकात 11 तारीख को हुई। लेकिन उसके पहले 7 फरवरी को वो जापान के प्रधानमंत्री से मिले, और जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी साफ सी बात थी कि एशिया पैसिफिक रीजन, बिजनेस और सिक्योरिटी। तो उनका साफ था कि भैया जापान से हमें बिजनेस बढ़ाना है, कैसे बिजनेस बढ़ाओगे ये बताओ, सिक्योरिटी की चिंता छोड़ दो। F-35 जो जेट जापान को चाहिए था और जो उसके लिए तय हो रखा था, उसके लिए भी उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी कि हाँ ठीक है, इसमें डिले ये सब हो जाएगा, और वो हमें भारत को भी उन्होंने बाद में दिया जिसपे कि हम लोग आएंगे। पर 2 बातें स्पष्ट थी, बिजनेस और सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी की चिंता तुम ना करो, उसके लिए मैं हूं, बिजनेस बढ़ाओ। और सिक्योरिटी एक बड़ा इशू रहा है ट्रम्प साहब के साथ में। सिक्योरिटी को लेकर वो नाटो देशों के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में, सबके साथ टकरा रहे हैं, बल्कि यूक्रेन तो उनसे सिक्योरिटी ही मांग रहा है, और सिक्योरिटी की कीमत पे वो कह रहे हैं कि अपने माइनिंग रिजर्व्स दे दो। वो भी देने को तैयार है, लेकिन तब भी वो यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे रहे हैं। वो नाटो से कह रहे हैं कि आप अपने सिक्योरिटी बजट को 2% भी जीडीपी का नहीं कर रहे हो, ये 5% करने की जरूरत है। यानी कि आप 5% करो। इसका मतलब ये होता है कि ट्रम्प साहब को बिजनेस चाहिए, और बिजनेस के आड़ में उनके पास जो सबसे बड़ा बिजनेस का रिसोर्स है वो है सिक्योरिटी। कि जितना सिक्योरिटी का बजट बढ़ेगा उतना ही बड़ा धंधा अमेरिका को मिलने वाला है। ये बात उन्होंने जापान के साथ भी की। और जो मिडिल ईस्ट में जो उनका दबाव है उसी आधार पे है। जॉर्डन के राजा ने भले ही उनसे उनके बात पे सहमति नहीं जताई, क्योंकि ट्रम्प साहब का मानना यह है कि गाजा पे जो रिवेरा बनाएंगे तो फिलिस्तीनियों का जो रिलोकेशन करना है वो जॉर्डन में हो जाए, वो कुछ इजिप्ट में हो जाए। तो उसमें कम से कम जॉर्डन के राजा ने सामने से तो बिल्कुल मना कर दिया, वहां से निकलने के बाद भी जो उनके स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने बिल्कुल इनकार किया उससे। लेकिन ट्रम्प साहब की बात को इतनी आसानी से खारिज कर पाना भी संभव नहीं है, और वो धीरे धीरे पेन आउट होगा कि जॉर्डन का क्या स्टैंड है, इजिप्ट का क्या स्टैंड है, और इन रियलिटी में मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। क्योंकि ट्रम्प साहब के बॉडी लैंग्वेज से मिडिल ईस्ट उनके लिए कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। फिर आते हैं भारत पे। तो अगर देखा जाए तो इजराइल को लेकर के जो लड़ाई चल रही है, इजराइल और फिलिस्तीन हमास के बीच जो लड़ाई थी, उसका महत्व सबसे नंबर 1 पे था, उसे रिजॉल्व करना था। इसलिए नेतन्याहू साहब आए, उसी कड़ी में जॉर्डन के राजा आए। फिर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, उस कड़ी में उन्होंने पुतिन साहब से बात किया। मुलाकात तो नहीं हुई, उनकी मुलाकात सऊदी अरेबिया में अगले सप्ताह होने वाली है। फिर जापान को बुलाया। मतलब मिडिल ईस्ट के बाद एशिया का इंपॉर्टेंस, यूरोप को तो नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, और एशिया में जापान का इंपॉर्टेंस, क्योंकि जापान के साथ बिजनेस डील्स हैं और जापान को उनसे सिक्योरिटी सपोर्ट चाहिए। और फिर चौथे नंबर पे भारत।
तो भारत का महत्व भी काफी इससे बढ़ जाता है। और जिस तरीके का प्रधानमंत्री को वहां वार्म रिसेप्शन मिला, उससे तो दिखता ही है। और वो चीजें पहले से भी थी, जैसा कि मोदी जी के और ट्रम्प साहब के रिलेशंस की बात होते थे, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह भी दिया साफ साफ कि बाइडेन सरकार के साथ आपके कोई खास रिश्ते नहीं थे। तो ये तो पोस्चरिंग की बात हुई, दिखावे की बात हुई। असलियत में जो बात थी, जो प्रधानमंत्री के जाने के पहले जो देश में चर्चा थी, वो था जिस तरीके से यूएस से इमाइग्रेंट्स ला करके यहां पे छोड़े गए थे, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लगा करके, जिसको देश में सब जगह जिसकी भर्त्सना हो रही थी और सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट थी। तो ये अपेक्षा थी कि सबसे पहले उसमें कोई, मोदी जी जा रहे हैं तो कुछ उसमें कहीं ना कहीं कुछ स्पेस मिलेगा। लेकिन वहां खुद ही मोदी जी ने एक भारत की तरफ से एक नया स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि ये समस्या, इमाइग्रेशन की जो समस्या है, जो लोग इस तरीके से आ जा रहे हैं, वो वाकई हर देश के लिए समस्या है और हमें इसके इकोसिस्टम को एड्रेस करना पड़ेगा कि ये अवैध लोग आ कैसे जा रहे हैं। ये मानव तस्करी अवैध रूप से जो चल रही है, इसको हमें रोकने की जरूरत है। और वो ठीक है, एक प्रैग्मेटिक स्टैंड था। फिर जहां तक इंडियन अमेरिकन ट्रेड की बात है, तो इंडियन अमेरिकन ट्रेड में बेसिकली हमारे यहां से जो एक्सपोर्ट यूएस को होता है, उसमें मेटल्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं और फार्मास्यूटिकल्स हैं। तो मेटल पे तो उन्होंने जाने के पहले ही कह दिया था कि मैं इतना स्टील पे और एल्युमिनियम में 25% का टैरिफ लगा रहा हूं। उस टैरिफ पे तो कहीं टसमस नहीं हुआ, वो बात पहले से ही तय थी और वैसी लगी हुई है। टेक्सटाइल सेक्टर की जो टैरिफ की बात थी, तो उसमें उनका ये था कि भाई ये रेसिप्रोकल रहेगा। अब रेसिप्रोकल में भारत की समस्या ये है कि आपके यहां से जो सामान आता है, हमारा जो वैट लगता है, उस वैट को आप कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वो जो वैट लगता है उतना वो टैरिफ लगा देंगे वहां पे। तो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए तो परेशानी होने वाली है। फार्मा सेक्टर के लिए वो थोड़ा सा लीनियंसी बरत रहे हैं, क्योंकि वो उनकी भी जरूरत है कि चीप दवाइयां चाहिए लोगों को, चीप कपड़े भी तो चाहिए, लेकिन हाँ, दवाइयों को लेकर के ऐसा लगता है कि शायद उस पे वो रेसिप्रोकल वाला जो इश्यू नहीं फंसे। पर भारत और अमेरिका के बीच में $130 बिलियन का धंधा होता है, बिजनेस है, जिसको अभी हुआ कि 2030 तक हम लोग $500 बिलियन पे लेकर के जाते हैं। और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है इंडिया में, वो है एनर्जी सेक्टर में। अमेरिका का इंटरेस्ट है टेलीकॉम सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर के लिए उन्होंने पहले ही जो अपने यहां रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही थी, उससे हट करके न्यूक्लियर एनर्जी की बात उन्होंने छेड़ दी। और आपने देखा होगा कि अपने बजट में भी जो प्रावधान हुए, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी को खासा महत्व दिया गया और रिन्यूएबल एनर्जी को थोड़ा सा पीछे किया गया। यानी कि गवर्नमेंट इसके लिए फाइन ट्यूनिंग पहले से ही कर रही थी। और टेलीकॉम की जो बात थी, जो बात हुई और होकर के भी सामने नहीं आई, वो था एलन मस्क साहब का स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है, उसका इंडिया में इंटरेस्ट और उसकी इंडिया में एंट्री। उसके एंट्री को लेकर के तो कोई बात सामने से नहीं आई। हालांकि मस्क साहब की मुलाकात, पूरे परिवार के साथ मुलाकात, सब चीज की बातें चर्चा में होती रही। लेकिन जब प्रधानमंत्री वहां पे थे, उसी समय स्टारलिंक की जबरदस्त एंट्री भूटान में हो गई। और भूटान में एंट्री के बाद अगर एलन मस्क चाह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भैया मस्क साहब की और मोदी जी की एक निजी मीटिंग थी, वो बिजनेसमैन हैं तो किसी के साथ मिल सकते हैं, तो जाहिर तौर से स्टारलिंक के लिए तो भारत में कोई ना कोई रास्ता बन रहा है। और ये रास्ता इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के लिए तो एक चुनौती होगी ही। टेलीकॉम सेक्टर इसको लेकर के काफी अलर्ट है, पर ये बातें धीरे धीरे पैन आउट होंगी। पर जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ और जो डेवलपमेंट अमेरिका के फेवर में है,
यूं तो हमें जरूरत है, हम कहते हैं कि नहीं हमें डिफेंस में हमें इक्विपमेंट्स की जरूरत है। जैसे कि अभी फ्रांस में प्रधानमंत्री थे, तो वहां पे हमने F-16 26 F-16 लेने के लिए 3 स्कॉर्पियन सबमरीन लेने की बात की। लेकिन अभी जो चर्चा में आया है कि वो अमेरिका ने हमें F-35 देना तय कर लिया कि वो हमें F-35 देगा। इसको लेके खासा माहौल बना हुआ है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद अमेरिका ने ये कहा कि डिफेंस प्रोडक्शन को लेके हम ज्वाइंट एस्टेब्लिशमेंट्स करेंगे, हम उसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे। जो कहा जा रहा है कि अब तक वो केवल नाटो देशों के साथ में करता था, ये पहली बार भारत के साथ में कर रहा है। मैंने किसी और के नाटो के अलावा भारत पहला देश है जिसके साथ में वो कर रहा है। यही F-35 वो जापान को भी दे रहा है। अब भारत की समस्या है कि F-35 को लेके खुशी तो है, लेकिन इसके पहले भारत इससे भी एक एडवांस वर्जन जेट के लिए रशिया से करार कर चुका है, Su-57 को लेकर। तो अब ये Su-57 की तरफ हम जाएं कि F-35 की तरफ जाएं, सवाल ये है कि जिसको डिफेंस का हथियार बेचना है और जिसको डिफेंस का हथियार खरीदना है, दोनों ही वहां पे खड़े हैं। इसको खरीदना है, उसके पास में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जाहिर तौर पे टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको शेयर करना है, और ये बड़े डील्स होते हैं, इसकी बड़ी पर्पसेस होती हैं। तो कहने का मतलब कि जो उन्होंने कहा जापान से कि मैं तुम्हारा सिक्योरिटी का ख्याल रखूंगा, जिस सिक्योरिटी का ख्याल रखने की बात यूक्रेन कर रहा है, वो बिना कहे भारत को कहा कि आपकी सिक्योरिटी का ख्याल मैं भी रखूंगा। अब सवाल है कि भारत का इतना महत्व क्यों? उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि हम जो एक ट्रेड कॉरिडोर बना रहे हैं एशिया यूरोप के रास्ते, उसको भी तेजी से बढ़ाएंगे, उस पर हमारा पूरा सहयोग रहेगा। बांग्लादेश का मुद्दा आया तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि बांग्लादेश को तो भारत समझता है, मोदी जी समझते हैं, मोदी जी इसको जो मैंने मोदी जी के हाथ में चीजें दे दी। तो साउथ ईस्ट एशिया में जो उनके तरफ से था, ट्रंप ने ट्रंप कार्ड मोदी जी के हाथों में दे दिया। ये पोस्चरिंग ये कम से कम दिखाया उन्होंने। अब ये जो आपको पारितोषिक मिलता है, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत यह है कि आपको चीन को बैलेंस करना है। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास अगर समस्या है तो वो है चीन। चीन उनको उनके बिजनेस इंटरेस्ट में हर जगह चुनौती दे रहा है। चीन उनको टेक्नोलॉजी लेवल पे हर जगह चुनौती दे रहा है। चीन उनके लिए डिफेंस सेक्टर में एक बड़ी चुनौती है, और चीन उनके लिए एक इतना बड़ा मार्केट है जिसको एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं, उससे रिश्ता भी रखना चाहते हैं। और जिस तरीके से एक बिजनेस सेंस वाले ट्रम्प साहब हैं, वैसे ही चीन भी है। चीन भी बिजनेस के लिए तैयार है, लेकिन जो एक नया ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है कि जहां पे यूएसएसआर और रशिया और अमेरिका एक तरफ हो रहे हैं और सामने से चीन को खड़ा किया जा रहा है, इसमें जो बिना कहे बात भारत के लिए आ रही है वो ये आ रही है कि भैया अब आपको इसका फ्रंट बनना पड़ेगा, आपको इसका कोऑर्डिनेटर बनना पड़ेगा। भारत वैसे भी ब्रिक्स में शामिल है, जिसमें रशिया भी है, जिसमें चीन भी है। अब रशिया और चीन के होने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब की परेशानी है कि उनके पुतिन से अच्छे रिश्ते हो, तब भी वो अमेरिकी जनता को उस बात को उस तरीके से नहीं रख सकते हैं। तो भारत क्या अमेरिका के लिए साउथ ईस्ट एशिया में एक बड़ा सेंटर डेवलप हो रहा है, या वो चाह रहे हैं कि सेंटर के रूप में डेवलप हो, जहां से वो चीन को और जो बाकी जो छोटे मोटे देश हैं जिनको उनको कंट्रोल करना है, वो यहां से कंट्रोल किया जा सके। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत एक बैलेंस बना करके रशिया के साथ, चीन के साथ, सबके साथ चल रहा है, लेकिन इस बैलेंस को अगर वो टिल्ट करता है तो भारत के लिए परेशानी है। और ऐसा नहीं है कि मोदी साहब या भारत सरकार इस चीज को नहीं समझ रही है, पर ये समझते हुए एक बहुत ही टाइट रोप है जिसपे कि चलना पड़ रहा है भारतीय विदेश नीति को, भारतीय कूटनीतिज्ञों को, कि हमें अमेरिका का साथ अपने बाजार, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस सबको मजबूत करने के लिए भी चाहिए, और हमें
उसको उसी स्तर पे लेके जाना है कि जहां हमारे लिए चीन एक चुनौती न बन जाए। तो इन तमाम अपेक्षाओं, इन तमाम डील्स के बीच सवाल यही है कि भारत किस तरीके से इस नई दोस्ती को, इस नए वेलकम को हैंडल करता है। प्रधानमंत्री ने जब वहां बात आई यूक्रेन को लेकर के, उनसे पूछा गया कि यूक्रेन पे, रसा पे उनका क्या स्टैंड है, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, क्योंकि इंडिया को न्यूट्रल कहा जा रहा था। उन्होंने बोला कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, वी आर विथ पीस, वी वांट पीस, वी डोंट वांट वॉर। और इस प्रसंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि भारत की पीस कैसे बनी रहे, भारत की इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करे, भारत कैसे सुपर पावर बने, अमेरिका के साये में नहीं, खुद ब खुद अपने कदमों पर। आज बस इतना ही।